राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। कल 13 अप्रैल थी, बैसाखी थी। बैसाखी कुछ लोगों ने आज भी मनाई है, लेकिन मैं जिस बैसाखी की बात करूंगा वो 13 अप्रैल ही थी और सन 1919 था। 1919, 13 अप्रैल बैसाखी का दिन। पंजाब की 10 दिशाओं से लोग अमृतसर की ओर बढ़ रहे हैं। अमृत नगरी, गुरुओं की नगरी, हरमिंदर साहब की तरफ, दरबार साहब की तरफ और उसके बिल्कुल साथ लगे हुए जलियांवाला बाग में एकत्रित हो रही थी। लोग झूमते झुमाते, हंसते खेलते गाते, बाजे बजाते, गीत संगीत के साथ, भंगड़े के साथ, नाच के साथ अमृतसर में आ रहे हैं। आने का एक कारण और भी था। हर बैसाखी में लोग अमृतसर में आया करते हैं, बड़ी मात्रा में आया करते हैं। हर खेत खलिहान, चौक बाजार, गली कूची से निकल के आया करते हैं। दूर दूर गांव से लोग आया करते हैं अमृतसर। लेकिन ये अमृतसर की बैसाखी 13 अप्रैल को लोग इसलिए भी बड़ी संख्या में आकर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हो रहे थे, कारण देश भर में रोलट एक्ट जो अंग्रेजों ने लगाया था, मनमाने ढंग से कानून को अपने ढंग से पाशविक तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करने का एक हथियार जो उन्होंने अपने लिए तैयार किया था। लोग चाहते थे कि इसका विरोध किया जाए। 2-3 दिन पहले कुछ और घटना हो गई थी। डॉक्टर सत्यपाल और अन्य कुछ और भी नेताओं को पकड़ लिया गया था। जलियांवाले बाग में लोग आएंगे ये भी सरकार को पता था। उसके लिए कुछ प्रमुख नेताओं को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया था कि लोग ना आए, डर जाए। और बाकी 144 वाली कोई बात थी नहीं, लोग आए और बाग में चले गए। लेकिन बाग में उस दिन 13 अप्रैल बैसाखी के दिन 1919 जो हुआ वो शायद ही विश्व में कहीं ऐसी कोई दुर्घटना घटित हुई हो। निहत्थे निस्सहाय लोगों के ऊपर। हाँ, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, ऐसे कोई भी नारे वहां नहीं लग रहे थे। भारत माता की जय जरूर लग रहा था। शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट हो रहा था, शांतिपूर्ण ढंग से। अमृतसर का ये बड़ा सघन सा इलाका, छोटी छोटी गलियों के बीचों बीच बहुत बड़ा कुआं, और वहां पर जनसभाएं और भी हुआ करती थीं। इस दिन जरा बड़ी सभा का आयोजन था, परंतु बिना वार्न किए, बिना चुनौती दिए, बिना लोगों को किसी भी प्रकार की कोई वार्निंग दिए, जनरल डायर नाम के दुष्ट राक्षस ने, क्रूर आताताई ने तोप के मुंह खोल दिए। दरवाजा गेट से, मेन गेट पर खड़े होकर के गोलियां चलानी शुरू कर दी। इतना भी नहीं कहा कि तुम जगह खाली करो नहीं तो हम गोली चलाएंगे, कुछ भी नहीं।
अपने नेताओं के पकड़े जाने के प्रोटेस्ट में और रोलट एक्ट के प्रोटेस्ट में हो रही जनसभा, ये अधिकार तो भाई किसी को भी है, किसी की भी सरकार में। जब जनता सोचती है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, उठा करके बोल करके लोग चले जाते हैं। किसी ने वहाँ पर शस्त्र नहीं लाए थे, लोग कोई बहुत किसी प्रकार की धारदार या पिस्टल रिवॉल्वर के साथ या बंदूक के साथ नहीं आए थे भाई। लोग तो अपने नेताओं के पकड़े जाने के लिए उस प्रोटेस्ट में और रोलट एक्ट के विरुद्ध कि ये पास नहीं होने देंगे हम, ये वापस लो, ऐसा ब्रिटिश सरकार से, अंग्रेज सरकार जो यहाँ पर थी, उस सरकार से मांग करने के लिए आए थे। जो हुआ वो आप सबको पता है, कैसे कुछ ही मिनटों में लाशों के ढेर, हजारों लोग। कुछ लोग जब भाग रहे थे तो कुएं की मुंडेर ना बने होने के कारण कुआं का लेवल और ज़मीन का लेवल एक जैसा था। कुछ तो भागते हुए वैसे वहां गिर गए और कुछ ये सोच के छलांग लगा गए कि हम गोली से बच जाएंगे, तो कुएं में तो शायद हम बच जाएंगे पर गोली नहीं लगेगी, गोली तो निश्चित रूप से मार देगी। पर हजारों लोग उस कुएं के अंदर ही दम तोड़ गए, सैकड़ों लोग। कुल मिला के कई बार आंकड़े मैंने ये जलियांवाला बाग का जब विस्तार से कांड बताया था, जिसका असर सरदार भगत सिंह के ऊपर हुआ। बालक था, किशोर था उस समय वो। असर सरदार उधम सिंह के ऊपर हुआ, जिसने ठीक 21 साल के बाद लंदन जा करके उस दुष्ट के साथ जो रिटायर होके वापस जा चुका था, बदला लिया। लेकिन संकल्प इसी जलियांवाला बाग की मिट्टी को माथे पर लगाते हुए हाथ में लेकर संकल्प किया था, मैं इस दुष्ट को नहीं छोड़ूंगा। बहुत छोटी आयु का किशोर उधम सिंह। कल चूंकि 13 अप्रैल थी, बैसाखी थी, तो मैंने उसका एक छोटा सा रेफरेंस, अगर उसको छोड़ करके मैं आगे बढ़ता तो शायद अच्छा ना होता। उस सब के अंदर काम आने वाले, देश के लिए जो कुर्बान हो गए, उन सबको श्रद्धांजलि देना मैं कर्तव्य समझता था। वहीं से शुरू करके अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आज मैं लेने जा रहा हूँ और जो इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुँचता हूँ, अज्ञात क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को आपके सामने लाने का। ऐसे ही जिनको इतिहास में बिल्कुल नहीं दिखाया गया, ऐसे 480 वीडियोस में आप तक पहुंचा चुका हूं। उसी को आगे बढ़ाते हुए देखिए किस तरह के विलक्षण 3 नाम मैं आपको लगा हूं गिनाने। इन 3 लोगों का रोल देखिए, छोटी आयु में कितना बड़ा काम करके चले गए। हाँ, श्री मनमोहन गुप्त, मार्कंडेय, हरेंद्र भट्टाचार्य, ये 3 नाम जिनका आज संक्षेप में हम जिक्र करेंगे, वर्णन करेंगे। वे लोग दिलों में अरमान और जेबों में बम लिए हुए जा रहे थे। उनके दिलों में अरमान थे जॉन साइमन को जान से मार डालने के।
जॉन साइमन व्यक्तिगत रूप से इनके कोई दुश्मन नहीं थे, शत्रु नहीं थे भाई। उस समय वे इंग्लैंड की साम्राज्य लिप्सा के प्रतीक और भारत राष्ट्र के शत्रु थे। जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन इंग्लैंड से भारत के लिए भेजा गया था कि वे ये देखे कि भारत को कितने राजनीतिक अधिकार दिए जा सकते हैं। उसे स्थान स्थान पर हाँ, जब कमीशन को भेजा गया तो ये सचमुच में एक भारत के जले पर नमक छिड़कने की बात ये भी थी कि उस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने योजना बनाई कि भारत में साइमन कमीशन के आगमन पर उन्हें स्थान स्थान पर काले झंडे दिखाए जाए और उसके विरोध में प्रदर्शन किए जाए। क्रांतिकारी लोगों को इस प्रकार के प्रदर्शन का पर विश्वास नहीं था। वे तो इस पार या उस पार में विश्वास करते थे, इस पार या उस पार में। उनका चिंतन था कि हम जॉन साइमन को मार देंगे, उसके प्राण ले लेंगे या प्राण दे देंगे। बनारस के क्रांतिकारी दल ने अपने साथियों में से श्री मार्कंडेय, हरेंद्र भट्टाचार्य और मनमोहन गुप्त को यह कर्तव्य भार दिया गया बनारस क्रांतिकारी दल की ओर से कि वे जॉन साइमन के आगमन पर उनका पहला स्वागत यही लोग करेंगे, वही करिए, आप ही करिए। इनको सौंप दिया गया। तो ये लोग दिल में अरमान और जेबों में बम लिए हुए ये क्रांतिकारी युवक चल दिए। मनमाड स्टेशन दिल्ली के नजदीक, उस स्टेशन पर एक दुर्घटना घटित हो गई। ट्रेन में यात्रा करते समय उन लोगों का एक बम फट गया। ट्रेन के डिब्बे का एक भाग विस्फोट के परिणाम स्वरूप उड़ गया। मार्कंडेय दुर्घटना स्थल पर ही बलिदान हो गए और हरिंदर भट्टाचार्य जख्मी हो गए, घायल हो गए। मनमथनाथ गुप्त के भाई, बहुत बड़े क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त, बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े क्रांतिकारी, बहुत बड़े साहित्यकार। मनमथनाथ गुप्त के छोटे भाई मनमोहन गुप्त, 3 नाम जो मैंने ऊपर आपको अभी बताए, वो गिरफ्तार कर लिए गए। यही 3 तो गए थे ना, एक शरीर छोड़ गए, दूसरे जख्मी हो गए, तीसरे गिरफ्तार कर लिए गए। हाँ, नासिक में मनमाड बम केस के नाम से मुकदमा चला और हरिंदर भट्टाचार्य तथा मनमोहन गुप्त को 7 वर्ष के कठोर कारावास के दंड मिले। ऐसे इन सब लोगों के सामने कुछ भी हो जाएगा पता होता था।
कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस तैयारी के साथ घर से निकलते थे। जिन लोगों ने ब्रिटिश सरकार को, इतनी बड़ी सरकार को जिसका आधी दुनिया में झंडा झूलता था, उसकी पताका लहराती थी, ऐसी बड़ी क्रूर सरकार को भारत माँ के सपूत चुनौती दे रहे थे, सशस्त्र चुनौती जगह जगह के ऊपर। 1857 के बाद जिस प्रकार से उन्होंने आतंक भय का वातावरण खड़ा किया, ऐसे ही वो 1757 से, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, 1857 के बाद तो एकदम ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गया। उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का ही चल रहा था, लेकिन वो तो तभी से छल कपट से, खरीद फरोख्त से, आधुनिक हथियारों के आधार से और यहाँ की कुछ कमजोरियों का लाभ उठाते हुए, या यूं कहिए कि यहाँ के गद्दारों का भी उसमें बड़ा योगदान था, जिससे कि देश के बहुत बड़े भाग पर यहाँ भी वो काबिज हो गए थे, कहीं डायरेक्ट कहीं इनडायरेक्ट। ऐसी सारी सरकार को चुनौती दे रहे थे भारत माँ की गोद में पल रहे कुछ युवक और युवतियाँ। आज उन्हीं में से मैंने श्री मनमोहन गुप्त, मार्कंडेय और हरेंद्र भट्टाचार्य का नाम आपके सामने रखा। ऐसे कितने ही लोगों के कारण देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, लेकिन उनका नाम कहीं भी इतिहास के अंदर नहीं मिला। वो सब नाम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस 190 वर्ष के साथ साथ मैं कोशिश करूँगा सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का, ऐसे 1500-2000 अज्ञात नायक नायिकाओं को, मौन तपस्वियों को बलिदान हो गए, कुर्बान हो गए, शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठकर हंसते खेलते गाते फांसी के तख्ते पर झूल गए। जेलों में लंबी यातनाएं, कष्टकारक यातनाएं, वहाँ दम तोड़ गए और काला पानी जैसे घोर नारकीय काल कोठरियों में 90% वहाँ गए लोग वहीं मर खप गए, पता नहीं चला। लेकिन भारत के इतिहास में किसी का भी नाम नहीं, और जो नाम है उन्होंने एक लाठी नहीं खाई। चलिए, इन सब लोगों को श्रद्धांजलि देने का क्रम जो चला हुआ है, ये प्रयास मेरा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।